Everyone, welcome back to your own channel Study Hashtag Classwise. I am your friend and we are continuing our chapter number first of class 8, which is When I Fail. Students, this is the last part of our chapter. If you didn't watch both part of our this chapter, so you must go and check my channel. Okay, so now let's get start. Students, chapter is showing on the screen. So now I am reading and explaining. Okay. I first held it in Delhi for my interview at DDT and PI. So जब मैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया था DDT and PI, कहाँ गए थे वो? दिल्ली गए थे. What is DDT and PI? DDT and P मतलब कि डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. ठीक है, इसके इंटरव्यू के लिए वो कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे. So I was confident and the interview was uneasy. मतलब कि उस वक्त मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी था और जो मेरा इंटरव्यू था वो भी बहुत इजी था. नॉट रिक्वायरिंग टू मी पुश द बाउंड्रीज ऑफ माई नॉलेज टू फार. मतलब कि मुझे रिक्वायर नहीं थी कि मैं अपने नॉलेज की जो बाउंड्री है उसको ज्यादा पुश करूं, यानी कि मैं अपने आप में ज्यादा प्रेशर दूं, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस थे वो मेरे नॉलेज के अंदर ही थे. So I spent a week in Delhi and proceeded to Dehradun for my interview at the Air Force Selection Board. अब मैंने एक हफ्ता वहां पे मतलब कि 1 वीक मैंने कहाँ पे स्पेंड किया? दिल्ली में स्पेंड किया, क्योंकि ये जो इसका जो इंटरव्यू था वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था. अब मुझे एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए कहाँ पे जाना था? देहरादून जाना था. तो मैं 1 वीक के लिए यहाँ पे रुक गया दिल्ली में और फिर मैं प्रोसीड हुआ कहाँ के लिए? देहरादून के लिए. ओके, माय नेक्स्ट इंटरव्यू फॉर माय नेक्स्ट इंटरव्यू. ओके, here I should mention that at time as a young man in my early 20s, I was just beginning to understand how to conduct myself in the wider world. अब यहाँ पर मैंने इस बात को जाना या इस बात को समझा या फिर इस बात को रियलाइज किया कि अर्ली 20 में, यानी कि जब मैं यंग था और जब मैंने 20s में क्या किया था? कदम रख लिया था, तब मैंने इस बात को रियलाइज किया कि कैसे कंडक्ट किया जाता है इस वर्ल्ड वाइडर, मतलब कि जो बड़ी सी दुनिया है यहाँ पर कैसे किस तरीके से लोगों को कंडक्ट किया जाता है और अपने आप को प्रेजेंट करता है. ये मैंने तब अपने शुरुआती दौर में सीखा था. ठीक है. When I had first moved from रामेश्वरम to the bigger cities for my studies, जब मैं पहली बार रामेश्वरम गया था अपनी स्टडी के लिए, मतलब कि जब मैं पहली बार रामेश्वरम से एक बड़ी सिटी में गया था अपनी स्टडी के लिए, अपने आगे की स्टडी के लिए. So when I was shy मतलब कि मैं बहुत शाय था. टंग टाइट मतलब क्या होता है? टंग टाइट यानी कि टू शाय और एम्बेरेस्ड टू स्पीक, मतलब कि बहुत हार्डली. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर से फ्रेंकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके जितने भी डाउट रहते हैं लोग पूछ लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं? टंग शाय रहते हैं, यानी कि बहुत ही रेयरली उन लोगों के मुंह से कुछ निकलता है, कुछ बोलते हैं. तो वैसे ही अब्दुल कलाम जी भी थे. तो ये वही बताना चाह रहे हैं कि जब मैं रामेश्वरम से अपनी स्टडी के लिए बाहर गया तब मैं बहुत ही शाय बच्चा था, क्योंकि वो छोटी सिटी से बिलोंग करते थे ना. आई हैड टू वर्क हार्ड टू डेवलप सम assertiveness in my personality. अब मुझे यहाँ पे मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे हार्ड वर्क करना था अपनी पर्सनालिटी पे. असर्टिव मतलब कि क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना या आप में एक पॉजिटिविटी लाना. तो वो क्या होते थे जिससे वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे कि मैं ये काम मतलब कि मैंने जो किया है वो परफेक्ट है कि नहीं है. जैसे हम लोग में भी कभी डाउट होता है या फिर काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो श्योर नहीं होते, बल्कि उनके काम जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं लेकिन उनको खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होता है. तो ये भी असर्टिव का मतलब ऐसे होता है कि मतलब अपने अंदर में एक पॉजिटिविटी को लाना. तो मुझे भी एक हार्ड वर्क करना था अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपनी असर्टिवनेस के लिए. ठीक है, मेरी पर्सनालिटी में. आई डिडंट दिस बाय ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स. तो मैंने ये कैसे किया? मैंने डिफरेंट टाइप के पीपल से, लोगों से बात किया जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड में थे. तो फिर इस तरीके से मैंने अपने आप को क्या किया? मतलब कि परफेक्ट किया. इट वॉज नॉट ईजी एंड देयर वर मेनी मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन. देखो, अपने आप को डेवलप करना ये बहुत ईजी नहीं होता है. यहाँ पर भी अब्दुल कलाम जी वही बताना चाह रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. इट वॉज नॉट ईजी एंड देयर वर मेनी मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटेड. तो ये मेरे लिए कोई ईजी नहीं था, काफी टाइम फ्रस्ट्रेशन भी होता था और काफी टाइम डिसअपॉइंटमेंट भी होता था. However, by the time I finished my study and headed out to look for a job. अब जैसे मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, जैसे ही मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, अब मैंने अपने लिए जॉब मतलब कि सर्च करने के लिए फिर मैं बाहर निकल गया. लुक फॉर अ जॉब. माई पर्सनैलिटी वॉज बेटर डेवलप्ड एंड आई वॉज एबल टू आर्टिकुलेट माई थॉट वेल इनफ इन इंग्लिश एंड तमिल.
तो अब क्या हुआ था, आर्टिकुलेट। फर्स्ट आप लोग आर्टिकुलेट का मतलब समझिए। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना, मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस करना। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्वालिटीज होती है बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं, जब मैंने अपनी स्टडी को फिनिश किया और मैं अपने जॉब के लिए बाहर, मतलब कि अपनी जॉब सर्चिंग के लिए मैं बाहर गया, तो क्या हुआ था कि अब मैं वेल पर्सनैलिटी हो चुका था, मतलब कि मैंने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को वेल डेवलप्ड कर चुका था और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकता था, अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता था किसी के भी सामने, वेल इनफ इन इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश और तमिल दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है, टू रिटर्न टू माई इंटरव्यू। ठीक है, अब वापस आते हैं मेरे इंटरव्यू की तरफ। स्टूडेंट, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अब्दुल कलाम जी है अपने थोड़े थोड़े मूवमेंट को लेके हुए आते हैं। जैसे कभी उन्होंने अपने बचपन के बारे में बता दिया, कभी उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में बता दिया, फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और फिर दोबारा से उन्होंने अपने दूसरे इंटरव्यू के बारे में बताया। तो अब ये जो दूसरी वाले जो पैराग्राफ के, जो लास्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, वो उनके नेक्स्ट इंटरव्यू की हो रही है, जो कहाँ पे था, देहरादून में था। ठीक है, सो टू रिटर्न टू माई इंटरव्यू एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो अब वापस आते हैं मेरे इंटरव्यू की तरफ, जो कि क्या था, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का। एज आई स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेरीज पुट फोर्थ टू मी। जैसे ही मैंने अपने, मतलब कि मैं आगे के आगे, यानी कि जो भी इंटरव्यू में मुझसे पूछा जा रहा था, मैं उसका आंसर इजीली दे पा रहा था। आई रियलाइज दैट अलॉन्ग विथ क्वालिफिकेशन एंड इंजीनियरिंग। तो वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आई एम रीडिंग दिस लाइन, देन आई विल एक्सप्लेन। Knowledge. They were also looking for a certain kind of smartness in the candidate. देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने अपना देहरादून वाला, यानी कि एयरफोर्स वाला इंटरव्यू दे रहा था, तो उस दौरान मैंने ये रियलाइज किया, यानी कि इंटरव्यू के दौरान ही मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ के जो इंटरव्यूअर्स है, उन लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट में एक स्मार्टनेस को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ उसकी इंजीनियरिंग और उसकी क्वालिफिकेशन तो देख ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ उन लोगों को कैसा कैंडिडेट चाहिए, एक स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए। कैसा, किस तरीके से स्मार्ट कैंडिडेट चाहिए, फिजिकल फिटनेस एंड आर्टिकुलर मैनर वर दे वर सीकिंग। सीकिंग मतलब क्या होता है, देखना होता है स्टूडेंट। मतलब कि जब भी हम लोग कोई जॉब को सर्च करते हैं, आर यू सीकिंग दिस जॉब, तो अगर क्या तुम कोई जॉब को सर्च कर रहे हो, क्या तुम कोई जॉब देख रहे हो, तो लुकिंग और सीकिंग, बट सीकिंग का जो फॉर्म है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, फाउंड कर रहे हो, तो उसमें सीकिंग वर्ड आता है, बट आपकी अगर कोई चीज घूम गई है तो आप उसमें सीकिंग वर्ड को यूज नहीं करेंगे। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, आर यू सीकिंग एनी जॉब। अब आपकी स्टडी होगी कि आप किसी जॉब को सर्च कर रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि उन लोग अपने कैंडिडेट में इंजीनियरिंग और क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्मार्टनेस को भी ढूंढ रहे थे। किस टाइप के स्मार्टनेस, फिजिकल फिटनेस एंड आर्टिकुलर मैनर वर व्हाट दे वर सीकिंग। मतलब कि उन लोग देख रहे थे, सीकिंग, उन लोग देख रहे थे, उन लोग ढूंढ रहे थे अपनी कैंडिडेट में फिजिकल स्मार्टनेस और अपने आप को आर्टिकुलर कर पाना, किस तरीके से उन लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इस क्वालिटी को भी उन लोग देख रहे थे। मतलब कि सिर्फ आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ आपके क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यहाँ पर आपको स्मार्टनेस रहना भी बहुत जरूरी है। तो यही जो इंटरव्यूअर्स थे वो लोग किसमें देख रहे थे, अब्दुल कलाम जी में देख रहे थे। आई गैव इट माई बेस्ट, और मैंने अपना बेस्ट दिया था। आई हैड वॉन्टेड दिस जॉब फॉर सो लॉन्ग एंड सो डीपली दैट आई वॉज डिटरमाइंड येट एनग्जास्ट कॉन्फिडेंट and at the same time tense। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो एयरफोर्स वाली जॉब थी, ये उनका बचपन से सपना था उड़ने का। हम लोग ने इन अवर फर्स्ट पार्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो अब्दुल कलाम जी थे वो किस तरीके से क्रेजी थे एयरफोर्स और एयरक्राफ्ट में। तो इनका बचपन से ही सपना रहा है कि ये जो जॉब है वो मुझे मिल जाए और मैं किसी भी तरीके से जॉब को हासिल कर लो, और उन्होंने इसके पीछे काफी मेहनत की थी। तो यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं कि ये जो जॉब है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, मेरा बहुत मतलब कि बेहतरीन सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता था काफी लंबे समय से, काफी दिल से इस जॉब को मैं पाना चाहता था। तो इंटरव्यू के दौरान मैं हैप्पी भी था कि मैं इसका इंटरव्यू दे रहा हूं, और थोड़ा बहुत टेंस भी था कि मेरा ये जो इंटरव्यू है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। फाइनली द रिजल्ट वर अनाउंस। अब फाइनली जो रिजल्ट था वो अनाउंस्ड हो चुका था। आई हैड स्टूड 9th इन अ बैच ऑफ 25 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें इनका जो रैंक थी वो कौन सी आई थी, 9th आई थी। देयर वर ओनली 8 प्लेस अवेलेबल। देखो यहाँ पर सिर्फ 8 प्लेस अवेलेबल थे, वो ये बताना चाह रहे हैं, और इनकी 9th रैंक थी। ओके, आई हैड फेल्ड टू रियलाइज माई ड्रीम टू बिकमिंग एन एयरफोर्स पायलट।
इतने नॉलेजेबल, इतने एजुकेटेड, इतने वेल पर्सनालिटी होने के बाद भी इनकी रैंकिंग कैसी आई थी? 9th आई थी। इतनी अच्छी इंग्लिश होने के बाद भी इनकी रैंकिंग उस समय एयरफोर्स में 9th आई थी और सिर्फ 8 ही मतलब कि जॉब प्लेस थे और ये क्या हो चुके थे? फेल हो चुके थे। मतलब कि इनका, अब इनको ऐसा लग रहा था कि जो मेरा पायलट बनने का सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि मैं फेल हो चुका हूं ना इस इंटरव्यू में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। So students, now look at the second para of this page. So I still remember the ache in my heart as I attempt to make sense of what had happened. I still remember the ache in my heart. मतलब एक यानी कि क्या होता है? दर्द। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हेडेक हो रहा है, मतलब कि सर में दर्द हो रहा है, तो वैसे ही एक होता है। एक माय हार्ट मतलब कि दिल में दर्द होना, ठीक है, तकलीफ होना, क्योंकि वो क्या हो चुके थे? उस इंटरव्यू से बाहर हो चुके थे तो उनको एक तकलीफ हो रही थी। सो आई स्टिल रिमेंबर द एक इन माय हार्ट एज आई अटेम्प्ट, मतलब कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरा जो दिल है, मेरे दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरा हार्ट एक हो रहा था, मतलब कि मुझे दिल में तकलीफ हो रही थी। आई अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैड हैपन, मतलब कि मैं ये सेंस भी नहीं लगा पा रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या गया। मतलब कि किसी चीज के पीछे हम लोग ने इतनी मेहनत की और फाइनली अब ये हो क्या गया, मैं इसके बात का सेंस भी नहीं लगा पा रहा था। When a dearly held desire being to break up, dearly held मतलब कि बहुत ही दिल से प्यारी होना। जब भी बहुत ही कोई चीज दिल से हमको प्यारी होती है और वो ब्रेकअप मतलब कि वो टूट जाती है, so one can feel nothing but despair and emptiness, तो हम उस समय कुछ भी फील नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो एम्प्टीनेस है, जो खालीपन है, जो डिसअपेयरनेस है यानी कि होपलेस है, वो हमारे सामने, आंखों के सामने नजर आती रहता है। एंड एज वन ट्राइज टू कम टू टर्म्स विथ द एंड ऑफ अ ड्रीम, और जैसे कि हमारा, और ऐसा लगता है जैसे हमारा जो सपना है अब उसका, यानी कि जो हमारे ड्रीम्स है जितने भी जो हम लोगों ने देखे थे उसका अब अंत आ चुका है। I could not bear to be indoors after seeing the result, मतलब कि इस रिजल्ट को देखने के बाद, जो रिजल्ट आया था उसको देखने के बाद मैं अपने आप को इंडोर्स यानी कि अपने आप को घर पे नहीं रख पा रहा था, किसी कमरे में नहीं रख पा रहा था। I had to go out for air and be in the open, reached the age of I had to go out for air and in the open because all around me, अब मैं क्या करना चाहता था? मैं खुली हवा में जाना चाहता था, मैं बाहर जाना चाहता था और मैं अपने मतलब कि वो जो खुली हवा में जो आजू बाजू में जितने भी चीजें हैं उनको देखना चाहता था, क्योंकि जो मेरे आजू बाजू में चीजें थी मैं वहां पर नहीं रह पा रहा था, यानी कि इंडोर्स यानी कि मैं बंद कमरे में अपने आप को नहीं रख पा रहा था। द वॉल सीम्ड टू क्लोज इन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जहां जिस घर में मैं हूँ, जिस दीवार उसकी जो दीवारें हैं वो सभी मेरा जो सपना है उसको क्लोज कर देंगे। ये एक फ्रेज है स्टूडेंट्स, तो ये जो दीवारें हैं वो मेरे सपनों को क्लोज करने के लिए, इसलिए मुझे यहां से बाहर निकलना था। सीम, सीम मतलब क्या होता है? लगना, SEEM, सीम, ठीक है। I walked around for a while till I reached the edge of a cliff. Cliff मतलब कि चोटी होता है, तो मतलब कि वो किसी ऐसे ऊंची जगह पे गए थे, तो वो क्या बोल रहे थे? वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, I walked around for a while मतलब कि चलते चलते जब, till I reached the edge of cliff, चलते चलते जब मैं एक क्लिफ यानी कि till the end of cliff, मैं देखिए मैं एक एंड में पहुंच गया, उस क्लिफ के एक एज में पहुंच गया, मतलब कि एक आखिरी पड़ाव में पहुंच गया, एक आखिरी रास्ते में पहुंच गया जहां पे वो रास्ता एंड होता था। So I stood there looking down at the shimmering water, तो वहां से मतलब कि उस ऊंचाई से मैं जो वाटर जो पानी के पास जहां पे वो गए थे, मतलब एक तो ऊंचाई भी थी और नीचे से जब वो देख रहे थे तो जो पानी है वो शिमरिंग कर रहा था यानी कि शाइन हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे जब मैं ऊंचाई से खड़े होकर देख रहा था तो वो जो वाटर है वो क्या कर रहा था? शिमरिंग कर रहा था, वाटर्स ऑफ अ लेक, एंड वंडर्ड व्हाट आई शुड, तो मैं मतलब मैं उस लेक को देख रहा था और मैं वंडर भी था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। मतलब कि वो चलते चलते क्लिफ, एंडिंग क्लिफ में पहुंच गए यानी कि उस चोटी में पहुंच गए। अब वहां पे वो खड़े हैं और जो पानी, जो लेक सिमरिंग हो रहा है वो उसको देख रहे हैं गौर से और ये सोच रहे हैं कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। प्लान नीडेड टू बी चेंज एंड प्रायोरिटीज रीअसिस्ट। रीअसिस्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रीअसिस्ट दैट मींस रीवैल्यूएट करना, रीवैल्यूएट करना। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, इस लाइन को समझिए। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? प्लान नीडेड टू बी चेंज, क्या मुझे प्लान, मतलब मुझे प्लान जो मैंने प्लान किया है अपने फ्यूचर को लेके कि मुझे एयरफोर्स बनना है, तो क्या मुझे उस प्लान को चेंज करना चाहिए? नीडेड टू बी चेंज करने की जरूरत है। एंड प्रायोरिटी रीअसेस्ड, मेरी जो प्रायोरिटीज है क्या उसका रिवैल्यूएशन करना चाहिए, क्या मुझे उसमें दोबारा सोचना चाहिए। आई डिसाइडेड टू गो टू ऋषिकेश फॉर अ फ्यू डेज एंड सीक अ न्यू वे फॉरवर्ड। अब वो क्या बोल रहे हैं? आई डिसाइडेड गो टू ऋषिकेश, अब मुझे थोड़े दिन के लिए ऋषिकेश जाना है फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए, एंड
सीक अ न्यू वे फॉरवर्ड, और मुझे आगे का रास्ता ढूंढना है। देखिए यहाँ पर भी सीक वर्ड आया, पिछले वर्ड में हम लोग ने जो इंटरव्यूअर्स थे वो सीकिंग कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स पे फिजिकली और स्मार्टनेस को, ठीक है, इस तरीके की वो लोग सिकनेस मतलब कि सीकिंग कर रहे थे। सिक यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, देखना या सर्च करना। तो यहाँ पर भी वही चीज आई जो अब्दुल कलाम जी है वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला कि अब मैं ऋषिकेश जाता हूँ और वहां पर बैठ के मैं ये सीख करूंगा, यानी कि देखूंगा कि अब मुझे अपने आगे में क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, दैट मीन्स थर्ड पैरा, आई रीच्ड ऋषिकेश द नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषिकेश चला जाता हूँ। आई टुक अ डीप इन द गंगा a river I had heard so much about, तो गंगा के बारे में काफी बार मैंने सुना हुआ था। I took a deep in the गंगा, मतलब कि मैंने गंगा के बारे में बहुत ही गहराई से सुना हुआ था। I had heard so much about, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना था, but was seeing and experience for the first time in my life, लेकिन इतने डीपली जो मैं अब उसका देख रहा हूँ तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि इतने एक्सपीरियंसली इतने करीब से मैं उसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने लाइफ में जब वो ऋषिकेश गए थे, ठीक है। I had been told about the Shivananda ashram that was located a little way up a hill, तो वहां पे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक शिवनंदा आश्रम है जो कि थोड़ा मतलब हिल में क्या है वहां पर स्टैब्लिश्ड है, तो वो वहां पर जाते हैं। I walked there as I entered felt a strange vibration, तो वो क्या बोल रहे हैं, देखिए इस लाइन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आई वॉक्ड देयर एज आई एंटर्ड आई फेल्ट अ स्ट्रेंज वाइब्रेशन, जैसे ही मैंने वहां पर उस आश्रम में एंटर किया या फिर ऋषिकेश में एंटर किया, जैसे ही मैंने गंगा को देखा, सॉरी ऋषिकेश को देखा, गंगा के अंदर गंगा के पास एंटर किया, फिर उसके बाद मैं शिवनंदा आश्रम गया और वहां पर एंटर किया, तो मेरे अंदर में एक अलग सा वाइब्रेशन होने लगा, अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रैंक्विलिटी दैट मीन्स पीस होता है, पीस यानी कि शांति। मतलब जैसे मैंने वहां पर एंटर किया ऋषिकेश के अंदर, गंगा को देखा, फिर मैं आश्रम में गया, तो एक अलग सा वाइब्रेशन होने लगा, जो मेरे अंदर की जो बेचैनी थी वो एक ट्रैंक्विलिटी मतलब कि पीस में कन्वर्ट होने लगी। दैट वॉज लाइक अ बाम ऑफ माई रेस्टलेस सोल, तो ये जो ये जिस तरीके से मतलब कि मेरे साथ हुआ एक वाइब्रेशन और फिर एक जो शांति मुझे मिली, मेरे अंदर में एक शांति सी फील हुई उस आश्रम में जाने के बाद, तो ये एक बाम के जैसे वर्क की मेरे एक रेस्टलेस सोल में, मतलब कि जो उनके बेचैन जो आत्मा थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा फ्यूचर ऐसा हो गया, मैं फेल हो चुका हूँ अपने इंटरव्यू में, एयरफोर्स जॉब मेरे हाथ से जा चुकी है, तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं ऋषिकेश गया, मैंने गंगा के बारे में काफी सुना था, मैंने गंगा को देखा और अब आश्रम में एंटर करने के बाद मेरे अंदर में एक वाइब्रेशन सा आ गया जो मुझे काफी पीस फील हुआ, यहाँ पे बहुत शांति से मिली। और यहाँ पर आने के बाद मतलब कि ये जितनी भी जो चीजें हुई ये सब चीजें मेरे एक बेचैन सोल के लिए मतलब कि रेस्टलेस सोल के लिए एक बाम के जैसे वर्क की। आई वॉज ग्रांटेड एन ऑडियंस विथ स्वामी शिवनंदा हिमसेल्फ, तो अब वहां पे क्या हुआ, आई वॉज ग्रांटेड एन ऑडियंस विथ स्वामी शिवनंदा हिमसेल्फ, तो अब मुझे एक ऑडियंस के जैसे ही मतलब कि वहां पे काफी लोग भी आते हैं, ऑडियंस भी आती है, तो आती थी उस मतलब कि काफी सारी पब्लिक आती थी, दैट मीन्स जैसे ऑडियंस के रूप में उस शिवनंदा आश्रम में वहां पे पूजा करने के लिए, वहां की वर्शिप के लिए। तो ये भी वही बोल रहे हैं कि आई वॉज ग्रांटेड, मतलब कि मुझे भी ग्रांटेड यानी कि ऑडियंस के जैसे ही ग्रांट किया गया वहां पे शिवनंदा आश्रम में। आई एम्बार्क्ड ऑन, एम्बार्क्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आई एम्बार्क्ड दैट मीन्स बिगिनिंग, मतलब कि किसी भी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। सो आई एम्बार्क का मोस्टली जो मीनिंग लिखा जाता है ना वो शिप में सवार होने से लिखा जाता है। जब भी आप किसी शिप में सवार होते हैं या जो शिप की सवारी करते हैं तो उस चीज में एम्बार्क वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्बार्क वर्ड है वो अपनी लाइफ की शुरुआत को लेके है, तो एम्बार्क यानी क्या होता है, बिगिनिंग। दो मीनिंग इसके निकाले जा सकते हैं। सो आई एम्बार्क्ड ऑन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन माई लाइफ, अब मैंने शुरू किया मतलब कि वो जो आश्रम में जो पुजारी थे, जो पीस थे, उनके सामने उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने बारे में बताना शुरू किया कि अब मैंने अपने जो एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया अपने पास्ट के बारे में कि जो जो फेलियरनेस उनके साथ हुआ है उसके बारे में वो एम्बार्डिंग करने लगे, मतलब कि बिगिनिंग करने लगे या शुरुआत करने लगे, बताने लगे डेवलपमेंट इन माई लाइफ, कि जो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो अपने लाइफ के बारे में बताने लगे। ही लिसन्ड कामली एंड हिज नेक्स्ट वाज सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड आई हैड एवर हियर्ड। प्रोफाउंड मतलब कि शोइंग अ ग्रेट नॉलेज,
प्रोफाउंड, शोइंग अ ग्रेट नॉलेज। तो वो जो गुरु थे, वो जो संत थे, उन्होंने बहुत ही पीसफुली मुझे सुना, और क्योंकि उनके पास एक ग्रेट नॉलेज था, और फिर उन्होंने अपना जो नॉलेज है बहुत ही पीसफुली उन्होंने पहले मुझे सुना, और फिर बाद में जो उनका प्रोफाउंड है, यानी कि जो ग्रेट नॉलेज है, उन्होंने वो मुझे दिया। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पैरा है वो उन पुजारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उस संत के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को आगे बढ़ने के लिए नॉलेज दिया और एक गाइडलाइन दी कि कैसे उनको अपनी लाइफ में फेलियरनेस से सामना करना चाहिए, उससे हर्ट नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट पैरा है किसका? उस पुजारी जी का। सो एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स इस बातों को, कि जैसे फेलियरनेस है वो हमारे लाइफ में आती है, बट किस तरीके से हमको उसका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो किस तरीके से वो उनको समझाते हैं अब्दुल कलाम जी को। पहले तो उन्होंने उनकी पूरी बातें सुन ली, अब वो अपने नॉलेज उनको दे रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। सो एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। मतलब कि अपनी जो डेस्टिनी है, अपना जो भाग्य है, उसको क्या करो, आप एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में उसी भाग्य के साथ आगे बढ़ो। You are not destined to become an Air Force pilot. आपके भाग्य में, आपके destined में ये नहीं था कि आप Air Force या पायलट बनो। Forget this failure. इस फेलियरनेस को भूल जाओ and instead search for the truth purpose of your existence. और इंस्टेंट मतलब कि इस चीज से आप क्या करो, एक एक्सपीरियंस लो कि ये जो फेलियरनेस आपके लाइफ में आया है उसका आप एक एक्सपीरियंस लो और अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पैरा, द लेसन मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। उन्होंने जिस तरीके से समझाया मुझे, ये जो लेसन था इसने बहुत ही गहरा असर कर गया मेरे माइंड में। ट्रूली वाई फाइट अगेंस्ट डेस्टिनी। वो बोल रहे सच में क्यों मुझे अपने भाग्य से लड़ना चाहिए, क्वेश्चन कर रहे खुद से, क्यों मुझे अपने भाग्य से लड़ना चाहिए। दिस डेस्टिनी, दिस फेलियर आई वॉज श्योर was part of a larger plan that God had for me। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो फेलियरनेस है जो गॉड ने मेरे लिए प्लान किया है, वो मैं श्योर है इस बात से कि उन्होंने मेरे लिए आगे कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, तभी उन्होंने मेरे लाइफ में इस फेलियरनेस को लाया, ताकि मैं इस फेलियरनेस से सीखूं और अपने लाइफ में आगे बढ़ूं। जो एक्चुअली मेरा वे है, जो एक्चुअली मेरा रास्ता है, मैं उस रास्ते में आगे बढ़ूं। तो वो क्या बोल रहे हैं, जरूर गॉड ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान किया है। इस फेलियरनेस, ये जो फेलियरनेस है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है मेरे लाइफ में, जिससे मैं आगे कुछ मूव ऑन कर सकता हूं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूं। I ruminated long about this as I went back to Delhi। Ruminated मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Ruminated मतलब कि think deeply about something, मतलब कि किसी भी चीज के बारे में बहुत ही गहराई से सोचना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, I ruminated long about this as I went back to Delhi। अब मैं बहुत ही गहराई से इन सब के बारे में सोचने लगा, जो भी मेरे साथ हुआ था, अब मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। और इसी सोच के साथ मैं कहाँ पे चला गया, दोबारा दिल्ली में चला गया। देखिए दिल्ली में वो इंटरव्यू के लिए थे, काहे कि किसके इंटरव्यू के लिए गए थे, DDT&P मतलब कि डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के। बट उसके बाद इसका रिजल्ट अभी आया नहीं था। फिर वो सेकंड इंटरव्यू के लिए कहाँ पे चले गए थे, देहरादून में चले गए थे एयरफोर्स के लिए। लेकिन जो एयरफोर्स का था रिजल्ट जो था वो तुरंत आ गया था, ठीक है, जहां पे उनका 9th रैंक आई थी और वो फेल हो गए थे। अब वो रिजल्ट आने के बाद क्या हो गए थे, ये डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि मैं किस तरीके से फेल हो गया। डिसअपॉइंटेड होने के बाद इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली ऋषिकेश चले गए और वहां से वो उस मॉन्क से मिले, मतलब कि उस साधु से मिले जिन्होंने उनको एक बेस्ट गाइडलाइन दी थी। अब क्या हुआ, उनकी गाइडलाइन को सुनने के बाद, अपने ध्यान में रखने के बाद, अपने माइंड में रखने के बाद, वो नेक्स्ट यानी कि इसके इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, फिर से दिल्ली चले जाते हैं। अब इसका रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है, तो अब देखते हैं इनका रिजल्ट क्या होता है। So I ruminated मतलब कि गहराई से सोचने के बाद, long about this as मतलब कि जो भी हुआ, I went back to Delhi। इन सभी को सोचने के साथ मैं दिल्ली चला गया, ठीक है। There I found that I had been accepted as a senior scientific assistant and DDT&P। अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि जो मेरा सिलेक्शन है वो किस में हो चुका है, इसमें हो चुका है, सीनियर साइंटिस्ट में हो चुका है मेरा सिलेक्शन। आई गैव अप माई ड्रीम ऑफ मेकिंग करियर आउट ऑफ फ्लाइंग। आई गैव अप, मैंने गिव अप यानी कि छोड़ देना, और उसका ही सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। सो आई गैव अप, मैंने अपना जो ड्रीम था मतलब कि एयरफोर्स बनने का, उसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? आई अंडरस्टूड नाउ दैट देयर वॉज प्लेंटी ऑफ अदर वर्क टू बी डन। मतलब कि अब मुझे गहराई से काम करना था, एक प्लेंटी यानी कि एक
हार्ड वर्क करना था किसके लिए, अपने ये जो जॉब मुझे न्यू जॉब लगी है सीनियर साइंटिस्ट की, इसमें अब मुझे क्या करना था, गहराई से जॉब करना था, दिल लगा के जॉब करना था। एज एंड आई वॉज गोइंग टू पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू द जॉब दैट हैड बीन गिवन टू मी। अब ये क्या बोल रहे हैं, मुझे पूरे गहराई से, पूरी आत्मा के साथ, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ इस जॉब में अपना पूरा डेडिकेट कर देना है, पूरी आत्मा को लगा देना है। यानी कि इस जॉब को करने के लिए मैं सिर्फ ये सोचता था कि मुझे सिर्फ एयरफोर्स चाहिए, मुझे एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा पायलट बनना चाहिए। बट अब मुझे इस ड्रीम को हटा के क्या करना चाहिए, फाइनली इस बारे में सोचना चाहिए, जो भी जॉब मुझे मिली है तो इसको पूरे अंतर आत्मा के साथ मुझे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए कंप्लीटली सोल के साथ। ठीक है। इन दिस वे आई स्टार्टेड माई वर्क लाइफ। और यहाँ से मेरी जो जिंदगी के काम की जो शुरुआत है, जहां से मेरी अर्निंग भी शुरू होती है और मैंने अपनी लाइफ में अपने देश के लिए कुछ किया, तो यहाँ से मेरी जो एक लाइफ की एक शुरुआत होती है। आई एम श्योर ऑलमोस्ट एवरी पर्सन who sets out with a goal has had to face unexpected obstacles। देखिए ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं इस बात को कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपने लाइफ में कोई गोल सेट किया हो तो उसको किसी ना किसी ऑब्स्टिकल मतलब कि बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता है। सपोज अगर आपको फर्स्ट रैंकिंग लानी है आपके क्लास में, आपको एक बेस्ट पोजीशन बनानी है, तो आपको नहीं पता कि आपके आगे कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आती है। कभी ऐसा होता है कि फैमिली मैटर को लेके कुछ हो जाता है, कभी स्कूल में कुछ हो जाता है, कभी फिजिकली आप डिसेबल हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें तो ये वही बोल रहे हैं। बट उसके बावजूद भी हम लोग को अपने जो हमारा जो एम है, जो हमारा इंटेंशन है, उसमें फोकस्ड रहना पड़ता है, डिटरमाइंड रहना पड़ता है, तब हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहे हैं कि किस तरीके के अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ जाए, आपको ये नहीं पता रहता है, बट आपको उसको फेस करना पड़ता है। वी हैव टू रीथिंक अवर गोल्स, रीओरिएंट। रीओरिएंट मतलब कि न्यू प्लेस, न्यू पाथ, न्यू जगह। ठीक है, रीओरिएंट अवर पाथ मतलब कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें अपने गोल के बारे में जो हम लोगों ने सोच के रखा है, सपोज अगर आप बड़े होकर ये सोचना चाहते हैं मुझे यूपीएससी करना है, फिर काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आरपीएस बनना है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक टाइम के बाद हमको ये सोचना चाहिए क्या वाकई में ये चीज हमारे लिए बनी हुई है। काफी 100% हार्डवर्क करने के बाद भी अगर हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके एग्जाम 10 से 12 करोड़ स्टूडेंट्स देते हैं, बट सिलेक्शन तो 1000 का होता है ना ओनली। तो हमको ये सोचना पड़ता है, मतलब कि एक समय के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये चीज वाकई में आपके लिए बनी है या फिर आप इसके पीछे से एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी हमको अपने गोल के बारे में रीथिंक भी करना पड़ता है, रीओरिएंट मतलब कि अपने पाथ को बदलना भी पड़ता है। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सही है, हम यही सोच के चल रहे हैं, हम उसमें हार्डवर्क करते जाते हैं, 100% अपना बेस्ट देते हैं, बट वो चीज हमको नहीं मिलती है। तो हमको रीओरिएंट करने की जरूरत होती है, मतलब कि हमको अपना रास्ता बदलने की जरूरत होती है। रीथिंक अवर गोल्स मतलब कि हमने जो गोल डिसाइड किया है उसके बारे में हमको रीथिंक करना है, दोबारा से सोचना है कि क्या ये चीज हमारे लिए सही है। तो यही वो चीज बताना चाह रहे हैं। Each setback teach us a new fact of life and something about our own personalities। तो ये जो जितना भी जो सेटबैक था, सेटबैक मतलब कि पास्ट, यानी कि जो उनका जो पास्ट में हुआ उस तरीके से जो उन्होंने अपने आप को सेटबैक किया, यानी कि पास्ट में हुई जितनी भी चीजें, चाहे वो मेरिट हो या डीमेरिट्स हो, तो उसके मतलब कि ऑल ओवर उसका कंक्लूजन लेके हमने अपने आप को किस तरीके से सेट किया है उसको सेटबैक बोला जाता है। तो ये जितना भी जो सेटबैक था उसने मुझे काफी सारी लाइफ की चीजें सिखाई, मतलब कि लाइफ के एक्सपीरियंस सिखाए और मेरी पर्सनैलिटी को भी उसने क्या किया, डेवलप किया। When we tackle obstacles, we find hidden students please listen carefully, क्योंकि जो लाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है इस पूरे ऑल ओवर चैप्टर का। So listen carefully, okay? When we tackle obstacles, we find hidden reserves of courage and resilience we did not know we had। मतलब कि जब हम लोग किसी भी फर्स्ट टाइम टेलिंग यू रेजिलेंस मतलब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिलेंस है, देखिए द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब कि किसी भी डिफिकल्टीज से बहुत जल्दी उभर जाना, अपने आप को उभार लेना। यानी कि कोई भी गलती है, कोई कुछ भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है वो नेगेटिव वे में हुआ है, तो हम लोग को उसको पकड़ के नहीं रहना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही इसके लिए क्यों, ऊपर वाले ने मुझे ही क्यों चुना। नहीं, आपको उससे रेजिलेंस करना है, मतलब कि उससे जल्दी से जल्दी उभरना है। तो वो यहीं पे वही चीज बताना चाह रहे हैं कि
We find hidden reserve of courage and resilience we did not know we had. मतलब कि जब भी कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स आती है, बाधाएं आती हैं, तो हम इस बात को नहीं जानते हैं कि कितना ज्यादा कॉरेजियस, मतलब कि साहस और रेजिलियंस, मतलब कि किसी भी चीज से जल्दी से उभरने की क्षमता हमारे अंदर में ऑलरेडी है। ठीक है, वी डू नॉट नो वी हैड, मतलब कि ये चीज हमारे में ऑलरेडी है। एंड इट वॉज व्हेन वी आर फेस्ड विथ फेलियर, और जब हम किसी भी फेलियरनेस को या फिर किसी भी ऑब्स्टिकल को फेस करते हैं, डू वी रियलाइज दैट द रिसोर्स वर ऑलवेज देयर विद इन अस, तब हमको ये बात में रियलाइज होता है कि ये जो सोर्स है, मतलब कि कॉरेजियस और रेजिलियंस, ये ऑलरेडी हमारे अंदर में है, यानी कि इतनी ताकत हमारे अंदर में है। अगर आपके अंदर में कॉरेजियस और रेजिलियंस, मतलब कि किसी भी बुरी से बुरे कंडीशन में आपको उभरने की आपके पास ताकत है, तो आप कभी भी अपने लाइफ में फेल नहीं हो सकते। तो ये जो अब्दुल कलाम जी है वो यही बताना चाहते हैं कि ये जो दो विपन है ना, वो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से रहते हैं कि कितनी भी ऑब्स्टिकल आ जाए हम इन सबसे उभर जाते हैं। और जब तक कि हमारे सामने में इस तरीके की बाधाएं नहीं आती हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं आते हैं, हर्डल्स नहीं आती हैं, तब तक के हम लोग को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर में ये जो दो विपन है वो ऑलरेडी हमारे पास में है। ठीक है, we only need to find them and move on with our lives. बस इन्हें ढूंढने की जरूरत है। we only need to find them, बस इन्हें ढूंढने की जरूरत है और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है, यही वो बोलना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज रियली अ वेरी ग्रेट स्टोरी, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी, जहां पे अब्दुल कलाम जी ने अपने लास्ट पैरा में यही समझाया है कि किस तरीके से जब आपके सामने कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो आपको उसको फेस करना चाहिए और उसके बारे में रिथिंक, अपने गोल के बारे में रिथिंक करना चाहिए। अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो आपको रीओरिएंट करना चाहिए, अपने पाथ को बदलने की जरूरत है। जिस रास्ते में आप लोग चल रहे हैं उसको रीओरिएंट करिए। और प्लस आपके अंदर में दो बहुत गहरे या फिर बहुत ही ताकतवर हथियार है, जो क्या है, आपका साहस है और किसी भी डिफिकल्टी से जल्दी उभरने की ताकत है। तो जब तक कि हमारे सामने कोई डिफिकल्टीज नहीं आती, हमको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये जो दो विपन है वो ऑलरेडी हमारे अंदर में रखे हुए हैं और हम किस तरीके से इसका अच्छा से अच्छा यूज कर सकते हैं अपने डिफिकल्ट टाइम में। और जरूरत होती है बस अपने आप को पहचानने की, अपनी क्वालिटी को पहचानने की और किस तरीके से हमको अपने लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ Abdul Kalam. See you soon with the next story. And students, if you really like my way of teaching, so please like, share and subscribe. Till then, take care. Bye bye.